एक समझ प्रस्तावना। जीवन में सही दिशा का चुनाव करना किसी भी व्यक्ति के भविष्य की नींव रखता है, खासकर जब एक विद्यार्थी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर 12वीं या 10वीं के बाद अपने करियर की राह चुनता है। तब उसके सामने अनेक विकल्प होते हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला, पेशेवर कोर्स, प्रतियोगी परीक्षाएं, स्वरोजगार और विदेश में अध्ययन जैसे अनगिनत रास्ते उसके सामने खुलते हैं। लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई छात्र भ्रमित हो जाते हैं, कुछ जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और कुछ समाज या परिवार के दबाव में ऐसे करियर की ओर बढ़ जाते हैं जो उनकी रुचि और क्षमता के अनुकूल नहीं होता। एक समझ इसी जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से लिखी गई है। यह सिर्फ एक करियर गाइड नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक प्रयास है जो विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता और अवसरों के आधार पर सही दिशा चुनने में मदद करेगा। इस पुस्तक में पारंपरिक करियर विकल्पों के साथ साथ आधुनिक और उभरते हुए करियर की भी चर्चा की गई है। इसमें हर क्षेत्र की विस्तार से जानकारी दी गई है। उसमें जाने की प्रक्रिया, आवश्यक योग्यताएं, परीक्षा प्रणाली, कोर्स की अवधि और फीस, शीर्ष संस्थान, इंडस्ट्री की मांग, वेतन संभावनाएं और करियर ग्रोथ के अवसर। इनके अलावा विदेश में उच्च शिक्षा और वहां की करियर संभावनाओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है। हमने जटिल सूचनाओं को सहज भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया ताकि हर विद्यार्थी इसे आसानी से समझ सके और अपने करियर को लेकर सही निर्णय ले सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को एक ऐसी समझ देना है जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का मार्ग चुन सकें। मुझे विश्वास है कि एक समझ न केवल विद्यार्थियों बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। यह पुस्तक उनके लिए एक ऐसा साधन बनेगी जो करियर चयन के हर महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करेगी। साहिल, मार्च 2025। इकाई 1, भारतीय शिक्षा प्रणाली और विषय चयन। इस इकाई में आने वाले नए या कठिन शब्द और उनके सरल अर्थ। विश्लेषण, किसी चीज को गहराई से समझने और उसके छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग करके जानने की प्रक्रिया। दूसरा, समावेशी, जिसमें सभी को समान रूप से शामिल किया जाए बिना किसी भेदभाव के। तीसरा, आधुनिक शिक्षा, नई और बेहतर तरीकों से पढ़ाई करने की प्रक्रिया, जैसे डिजिटल पढ़ाई और नई तकनीकों का उपयोग। चौथा, आलोचनात्मक सोच, किसी भी बात को बिना सीधे मान लेने के अच्छे से सोच विचार कर सही गलत का फैसला करना। पांचवा, मूल्यांकन पद्धति, किसी छात्र या चीज की योग्यता या गुणवत्ता को परखने का तरीका, जैसे परीक्षा या अन्य तरीकों से जांचना। छठवा, कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई, रटने की बजाय चीजों को सही तरीके से समझकर सीखने की पढ़ाई। सातवां, संचालित, किसी चीज को सही दिशा में चलाना या प्रबंधित करना। आठवां, शोध, किसी विषय पर गहराई से खोजबीन करना और नई जानकारी इकट्ठा करना। नवा, नवाचार, कुछ नया और बेहतर बनाने या करने का तरीका। 10वां, कॉन्सेप्ट, कोई विचार या तरीका जिसे समझने की जरूरत होती। 11वां, ग्लोबल स्टैंडर्ड, ऐसा नियम जो पूरी दुनिया में सही माना जाता। 12वां, रिसर्च स्किल, सही और नई जानकारी खोजने की योग्यता। 13वां, क्रिटिकल थिंकिंग, गहराई से सोचकर सही और गलत का फैसला करने की क्षमता। 14वां, रिसर्च, किसी विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करना। 15वां, आर्किटेक्चर, घर या इमारतें या किसी ढांचे को डिजाइन करने और बनाने की कला। 16वां, काउंसलर, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई या जीवन से जुड़े फैसले लेने में मदद करता है। 17वां, रिसर्च मैनेजमेंट, खोजबीन के काम को सही तरीके से प्रबंधित करना। 18वां, डिफेंस, देश की सुरक्षा से जुड़ा क्षेत्र जैसे सेना या पुलिस। 19वां, एनालिटिक्स, आंकड़ों और जानकारी को समझने और जांचने की प्रक्रिया। 20वां, दक्षता, किसी काम को सही, तेज और प्रभावी तरीके से करने की योग्यता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में बहुत अच्छा होता है और बिना गलती किए उसे आसानी से कर लेता है तो उसे दक्ष कहा जाता है।
अध्याय 1 भारतीय शिक्षा व्यवस्था। 1 भारतीय शिक्षा प्रणाली का परिचय। भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विस्तृत है। भारत में गुरुकुल प्रणाली से लेकर वर्तमान में डिजिटल शिक्षा तक कई बदलाव हुए। वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित हो रही है, जो समावेशी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। यह नीति छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने, कौशल विकास पर जोर देने और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान व तकनीक को जोड़ने का कार्य कर रही है। भारतीय शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभाजित है, जो कि निम्नानुसार। पहला, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 10 तक। तीसरा, उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 से 12 तक। इसके बाद उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का स्तर आता है, जिसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। स्कूल शिक्षा का 5+3+3+4 संरचना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में पारंपरिक 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 संरचना लागू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाना है। पहला, बुनियादी स्तर 5 वर्ष। आयु समूह 3 से 8 वर्ष। कक्षाएं आंगनबाड़ी या प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2। विशेषता, खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा। उद्देश्य, बच्चों के भाषा विकास, संख्यात्मक समझ, संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक भावनात्मक विकास पर ध्यान देना। दूसरा, प्रारंभिक स्तर 3 वर्ष। आयु समूह 8 से 11 वर्ष। कक्षाएं 3 से 5। विशेषता, विषय आधारित शिक्षा की शुरुआत। उद्देश्य, अवधारणात्मक शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव और भाषा के आधार को मजबूत करना। तीसरा, मध्य स्तर 3 वर्ष। आयु समूह 11 से 14 वर्ष। कक्षाएं 6 से 8। विशेषता, विषय आधारित अध्ययन, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, कला और कंप्यूटर शिक्षा। उद्देश्य, आलोचनात्मक सोच, प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करना। चौथा, माध्यमिक स्तर 4 वर्ष। आयु समूह 14 से 18 वर्ष। कक्षाएं 9 से 12। विशेषता, बहुविषयक दृष्टिकोण, वैकल्पिक विषयों की सुविधा, कौशल आधारित शिक्षा। उद्देश्य, छात्रों को उच्च शिक्षा और करियर के लिए तैयार करना। शिक्षा बोर्ड अलग अलग क्यों होते हैं? शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग शिक्षा बोर्ड बनाए गए हैं। भारत में शिक्षा बोर्डों की विविधता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, क्षेत्रीय आवश्यकताएं, भाषा और मूल्यांकन प्रणाली। मुख्य कारण। पहला, विभिन्न शैक्षिक दृष्टिकोण। हर बोर्ड की शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन पद्धति अलग होती है। उदाहरण के लिए CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई को महत्व देता है, जबकि ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करवाता है। दूसरा, भाषा और क्षेत्रीय आवश्यकता। भारत में कई राज्यों की अपनी भाषाएं और संस्कृति है, इसलिए राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य शिक्षा बोर्ड बनाए हैं, जहां स्थानीय भाषा और संस्कृति को महत्व दिया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं। कुछ बोर्ड जैसे कि IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाते हैं, जिससे छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने में आसानी होती है। चौथा, शिक्षा का उद्देश्य और पद्धति। कुछ बोर्ड छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, जबकि कुछ व्यावहारिक ज्ञान और समग्र विकास पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए CBSE बोर्ड इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं, JEE, JEE, NEET, NEET की तैयारी में मदद करता है, जबकि IB और ICSE व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। भारत के प्रमुख शिक्षा बोर्ड। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पूरे भारत में और कई अन्य देशों में मान्यता प्राप्त। ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अधिक व्यावहारिक और व्यापक पाठ्यक्रम। तीसरा, स्टेट बोर्ड राज्य शिक्षा बोर्ड, प्रत्येक राज्य का अलग पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली। चौथा, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ओपन लर्निंग के लिए उपयुक्त।
5वां IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा बोर्डों की विविधता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके क्षेत्र, भाषा, शिक्षा पद्धति और करियर की आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर विकल्प देना है। इससे छात्रों को अपनी रुचि और भविष्य की जरूरतों के अनुसार सही बोर्ड चुनने की सुविधा मिलती है। IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट क्या है? IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है जो दुनिया भर में स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। यह स्विट्जरलैंड में स्थित IBO इंटरनेशनल बैकलॉरिएट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। IB बोर्ड की खासियत है। वैश्विक मान्यता। IB बोर्ड का पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और दुनिया के कई शीर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रायोगिक, प्रैक्टिकल और विश्लेषणात्मक एनालिटिक दृष्टिकोण। IB शिक्षा प्रणाली केवल रटने पर निर्भर नहीं करती बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देती है। अंग्रेजी माध्यम और बहुभाषीय शिक्षा। IB में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है, लेकिन छात्र अन्य भाषा भी सीख सकते हैं। व्यापक पाठ्यक्रम। IB का फोकस केवल अकादमिक शिक्षा पर नहीं बल्कि सोशल, इमोशनल और लीडरशिप स्किल विकसित करने पर भी होता है। व्यक्तिगत अनुसंधान। रिसर्च बेस्ड लर्निंग। छात्रों को विस्तृत प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क करने का मौका मिलता है जिससे वे गहन अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। IB के मुख्य कार्यक्रम। IB शिक्षा प्रणाली 3 स्तरों पर पढ़ाई कराती है। E/P प्राइमरी ईयर प्रोग्राम 3 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। M/P मिडिल ईयर प्रोग्राम 11 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। EP डिप्लोमा प्रोग्राम 16 से 19 वर्ष के छात्रों के लिए जो 12वीं के समकक्ष होता है। इसके अलावा एक चौथा कार्यक्रम भी है, करियर रिलेटेड प्रोग्राम CP, जो व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित है। IB और अन्य भारतीय बोर्डों CBSE, ICSE में अंतर। IB बोर्ड की शिक्षा पद्धति CBSE और ICSE से अलग होती है। IB में छात्रों को विषय को गहराई से समझने और शोध करने का अवसर मिलता है, जबकि CBSE और ICSE में पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत निश्चित होता है। CBSE प्रतियोगी परीक्षाओं JEE, NEET के लिए अधिक अनुकूल होता है, जबकि IB उन छात्रों के लिए बेहतर है जो विदेश में उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं। ICSE का पाठ्यक्रम गहन और साहित्य प्रधान होता है, लेकिन IB बोर्ड शोध और विश्लेषण पर अधिक जोर देता है। IB बोर्ड किन छात्रों के लिए उपयुक्त है? जो विदेश में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की योजना बना रहे हैं, जो रिसर्च, इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग में रुचि रखते हैं, जो व्यावहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल लर्निंग को प्राथमिकता देते हैं, जिनका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना है। भारत में IB बोर्ड स्कूल। भारत में IB बोर्ड मुख्य रूप से बड़े शहर और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में उपलब्ध है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई। अगर कोई छात्र विदेश में पढ़ाई या वैश्विक स्तर की शिक्षा चाहता है तो IB एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के लिए उपयुक्त होता है। यदि लक्ष्य भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं JEE, NEET, UPSC देना है तो CBSE या अन्य भारतीय बोर्ड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड और NIOS का तुलनात्मक अध्ययन। पहला, CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है। इसका पाठ्यक्रम विज्ञान और गणित पर केंद्रित होता है। यह JEE, NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा उपलब्ध होती है। मूल्यांकन प्रणाली निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE पर आधारित है, लेकिन यह अपेक्षाकृत सख्त परीक्षा प्रणाली का पालन करता है। CBSE में सीमित लचीलापन होता है और नियमित परीक्षा प्रणाली लागू रहती है। दूसरा, ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE बोर्ड CISCE
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा संचालित होता है। इसका पाठ्यक्रम व्यापक होता है और इसमें विज्ञान, गणित, भाषा और कला सभी पर समान जोर दिया जाता है। मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें विषयों की गहनता अधिक होती है और परीक्षा प्रणाली तुलनात्मक रूप से कठिन होती है। सीबीएसई की तुलना में यह अधिक गहराई से अध्ययन कराता है और समग्र विकास पर ध्यान देता है। तीसरा, राज्य बोर्ड। राज्य बोर्ड प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और इसका पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और संस्कृति के अनुरूप होता है। राज्य भाषा को प्राथमिकता दी जाती है और क्षेत्रीय विषयों को पाठ्यक्रम में अधिक शामिल किया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली पारंपरिक होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कठिनाई हो सकती है। लचीलेपन के मामले में यह अन्य बोर्डों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। चौथा, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली प्रदान करता है जो उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो नियमित स्कूली शिक्षा नहीं कर सकते। इसका पाठ्यक्रम वैकल्पिक और व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक केंद्रित होता है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध होती है। मूल्यांकन प्रणाली लचीली होती है और छात्र अपने समय के अनुसार परीक्षा दे सकते हैं। स्व अध्ययन आधारित शिक्षा होने के कारण इसमें अधिक स्वतंत्रता होती है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MPBSE का विस्तृत विवरण। स्थापना। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MPBSE की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। मुख्यालय। इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कार्य और जिम्मेदारी। पाठ्यक्रम निर्धारण, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए सिलेबस तैयार करना। दूसरा, परीक्षा संचालन, 10वीं हाई स्कूल और 12वीं हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं आयोजित करना। तीसरा, स्कूल संबद्धता, राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों को मान्यता देना। चौथा, पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, NCERT और SCERT के दिशा निर्देशों के अनुसार किताबें प्रकाशित करना। पांचवा, परीक्षा परिणाम घोषित करना, छात्रों के परिणाम जारी करना और मेरिट लिस्ट तैयार करना। विशेषताएं। MPBSE की परीक्षाएं आमतौर पर फरवरी-मार्च में आयोजित की जाती हैं। छात्रों को रुक जाना नहीं योजना जैसी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे वे सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। बोर्ड डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है और ऑनलाइन परिणाम जारी करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का विस्तृत विवरण। स्थापना। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। मुख्यालय। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कार्य और जिम्मेदारी। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का संचालन, पूरे भारत और विदेश में CBSE से जुड़े स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी करना, NCERT पाठ्यक्रम को लागू करना। CBSE स्कूलों में NCERT की किताबों का उपयोग अनिवार्य है। तीसरा, परीक्षा प्रणाली। CBSE हर साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है। चौथा, प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन। JEE मेंस इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा CBSE के तहत आयोजित की जाती थी, अब NTA द्वारा संचालित होती है। पांचवा, शिक्षा में सुधार। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जैसी नीतियां लागू कर चुका है। विशेषता। CBSE की परीक्षाएं फरवरी-मार्च में होती हैं और परिणाम मई-जून में घोषित किए जाते हैं। यह बोर्ड पूरे भारत में एक समान पाठ्यक्रम लागू करता है जिससे छात्रों को सभी राज्यों में आसानी से स्थानांतरण माइग्रेशन का लाभ मिलता है। CBSE स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में पढ़ाई की जा सकती है। यदि कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो CBSE उपयुक्त होगा। यदि समग्र शिक्षा और गहराई से अध्ययन करना है तो ICSE बेहतर विकल्प हो सकता है। राज्य बोर्ड स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त होता है, जबकि NIOS उन छात्रों के लिए सही है जो अधिक लचीलापन चाहते हैं। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या है? NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह संगठन 1961 में स्थापित किया गया था
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NCERT का मुख्य कार्य विद्यालयों के लिए पुस्तकें तैयार करना, शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास करना। NCERT की खासियतें: राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त NCERT की किताबें पूरे भारत में मान्य हैं और कई बोर्ड इन्हें अपनी शिक्षा प्रणाली में अपनाते हैं। सरल और सुलभ भाषा: NCERT की किताबें विद्यार्थियों के लिए आसानी से समझने योग्य होती हैं। समग्र शिक्षा: ये पुस्तकें केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विषय की समझ विकसित करने के लिए बनाई जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी: JEE, NEET, UPSC, CUET जैसी परीक्षाओं में NCERT की किताबों का बहुत महत्व होता है। अनुसंधान और नवाचार: NCERT शैक्षिक अनुसंधान कराता है और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम चलाता है। NCERT और अन्य शिक्षा बोर्ड: NCERT मुख्य रूप से CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबद्ध होता है, लेकिन कई राज्य शिक्षा बोर्ड भी NCERT की किताबों को अपनाते हैं। हालांकि ICSE बोर्ड का अपना अलग पाठ्यक्रम होता है जो NCERT से अलग होता है। NCERT की भूमिका: पाठ्यक्रम निर्माण: भारत की शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित करना। शोध और नवाचार: शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियों में सुधार लाना। शिक्षक प्रशिक्षण: स्कूलों में शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। शिक्षा में समानता: पूरे भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली विकसित करने के प्रयास करना। निष्कर्ष: NCERT भारत की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विद्यालयी शिक्षा को प्रभावी और सुलभ बनाने में मदद करता है। इसकी किताबें सरल, वैज्ञानिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए अगर कोई छात्र सरकारी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो NCERT की किताबों का अध्ययन करना अनिवार्य रूप से लाभकारी होगा।